हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और फंक्शंस मीन्स संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। हम एक माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल डायग्राम देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक कणिका रूपी या तंतु रूपी संरचना होती है जो ससीम केंद्रीय की कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। हम एक डायग्राम देख रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाते हुए। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ मेरा एरो आप वहाँ देखिए, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या सेल ऑर्गेनेली है। इस पर दो झिल्लियाँ पाई जाती है। पहली है बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन और उसके नीचे एक दूसरी आंतरिक झिल्ली भी प्रेजेंट होगी। ये दोनों झिल्लियाँ, इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। ये वाला जो स्पेस है ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है जो कि इन दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की तरफ बल्ज आउट होकर अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती हैं, कुछ फोल्ड्स बनाती हैं, कुछ वलन बन जाते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये जो भी वलन है इस तरीके से अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ, इसको हम क्रिस्टी बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन जिस कोलॉइडल जेल लाइक लिक्विड या फ्लूइड को घेरे रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स हैं राउंड, इनको हम राइबोसोम कहेंगे। इनका स्वयं का डीएनए मैट्रिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल लगे होते हैं। ये जो एक F1 पार्टिकल का जूम रूप है। हम जो अभी डायग्राम देख रहे हैं ये ब्लैक एंड वाइट, यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का एक पिक्चर है या फोटोग्राफ है। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम इनको किसने ऑब्जर्व किया था। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय ए कॉलिकर नेम्ड साइंटिस्ट। इनको सर्वप्रथम ए कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने रेखित पेशियों में ऑब्जर्व किया था। ये कणिका रूपी स्ट्रक्चर को इन्होंने ऑब्जर्व किया रेखित पेशियों में। फ्लेमिंग ने इनको फाइला नाम दिया। रिचर्ड आल्टमैन ने इनको बायोप्लास्ट कहा। और जो ये वर्तमान नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इट वाज कॉइन्ड बाय सी बेंडर। पूरा नाम है कार्ल बेंडर। सी बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल स्टेन जिसका नाम है जैनस ग्रीन, इस जैनस ग्रीन के द्वारा अभिरंजित होता है। माइकेलिस ने इस स्टेन को डेवलप किया था और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया था। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देख चुके ना, हम डिटेल में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कोशिका के अंदर 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, यानी जिनके चारों ओर 2 झिल्लियां पाई जाती है। फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है प्लास्टिड। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित होता है और सिंगल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले भी कोशिका द्रव्यों में पाए जाते हैं, जैसे
लाइसोसोम्स हैं, स्फीरोसोम्स है, ग्लाइकोजिसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्सेट्रा. नाउ coming to the mitochondria. Mitochondria are energy converting organelle. ये एनर्जी से रिलेटेड कोशिकांग हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, बट कुछ अपवाद भी है, जैसे स्तनियों की जो आरबीसी है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. Sieve tube of the plants also have no mitochondria in their cytoplasm. माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी है, क्योंकि इनके अंदर इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है. इस वजह से ये अर्ध स्वायत्त अंग है. हम अब इनकी साइज, शेप एंड नंबर की बात कर लेते हैं. साइज इनकी 0.05 से 1 माइक्रोमीटर है. लेंथ इनकी 1 से 10 माइक्रोमीटर. और शेप की बात करें तो इट इज रिंग शेप्ड, बट फाइब्रोब्लास्ट सेल में ये थ्रेड लाइक या इलांगेटेड होते हैं, यानी धागेनुमा हो सकते हैं. नंबर यानी संख्या, इनकी संख्या सेल टू सेल वेरी करती है, यानी सेल टू सेल संख्या में परिवर्तन आएगा, डिफरेंट होंगी. जैसे हम रैट के लीवर सेल की बात करें तो इनमें कुछ से 500 की संख्या तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं. इसके अलावा सी अर्चिन के अंदर इनकी संख्या एक ही सेल में 13,000 से 14,000 तक हो सकती है. डिपेंड करता है सेल की टाइप पर, सेल की फंक्शनल स्टेट पर, कि उनमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. अब हम एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन. हमने अभी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्लियां होती हैं. सबसे बाहरी झिल्ली को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये वैसी ही है जैसे प्लाज्मा झिल्ली होती है. प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, उसी प्रकार ये आउटर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन की बनी होगी. ये फेयरली स्मूथ यानी चिकनी होती है, जबकि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रफ होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. इट एनक्लोजेस द माइटोकॉन्ड्रिया, मीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से घेरे रहती है. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको हम पोरिन्स बोलते हैं, और ये जो पोरिन्स हैं ये वेरियस मॉलिक्यूल्स यानी विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स को बाहर से यानी साइटोप्लाज्म से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आने देते हैं, यानी ये फ्री पैसेज एक मार्ग प्रदान करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो कोशिका द्रव्य से आंतरिक जो झिल्ली वाला स्थल है वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स आ सकें. अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की. इनर मेम्ब्रेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए मुक्त पारगम्य होती हैं. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टल नामक संरचना का निर्माण करती है, जो कि इन आंतरिक झिल्ली का सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद करती है. आंतरिक झिल्ली कई सारे सॉल्यूट्स के लिए अपारगम्य भी होती है. इनर मेम्ब्रेन का यानी आंतरिक झिल्ली का जो मैट्रिक्स साइड वाला फेस है उसको हम एन साइड बोलेंगे, और जो इसके ऑपोजिट यानी इसके विपरीत दिशा वाला फेस है जो कि साइटोसोलिक साइड में है उसे हम पी साइड बोलेंगे. ये हम एक डायग्राम देख रहे हैं. आउटर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जूम डायग्राम है इन मेम्ब्रेन्स का, और ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की जहाँ मेरा एरो है. तो जो मैट्रिक्स साइड वाला फेस है दिस वन, ये एन साइड कहलाएगा, और जो ये वाला जो फेस है ये पी साइड कहलाएगा, जो साइटोसोलिक यानी यहाँ पे साइटोसोल होगा, साइटोसोलिक
डायरेक्शन में है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स या कैरियर या हम साइटोक्रोम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टी की। Inner membrane is thrown up into a series of folds called cristae or tubuli or microvilli. Inner membrane अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती हैं, जो कि इनका सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पर ही कुछ प्रोटीन्स या साइटोक्रोम्स लगे होते हैं जो कि एटीपी प्रोड्यूस करने में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का 4th स्टेप चलता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। क्रिस्टी पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, जिसको हम F1 पार्टिकल बोलेंगे। नाउ मैट्रिक्स अंदर वाला जो जेल लाइक फ्लूइड है उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। यह सघन होता है, समांगी होता है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के टोटल प्रोटीन का 2/3 हिस्सा पाया जाता है। मैट्रिक्स में एंजाइम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमआरएनए, ग्रैन्यूल्स, फाइब्रिल्स और ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जो इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम 70S टाइप के होंगे, यानी प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे। डीएनए इनमें सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। मेजर एंजाइम इंक्लूड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन, जो इन मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं वो जनरली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सिंथेसिस में काम में आने वाले एंजाइम्स हैं। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में काम में आने वाले एंजाइम्स मीन्स वसे अम्लों के ऑक्सीकरण में जो यूज़ होते हैं वो एंजाइम्स इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स में। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल, जो कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का 3rd स्टेप है, क्रेब्स साइकिल को चलाने वाले एंजाइम्स भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल की जो घटना है या जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल की, वो मैट्रिक्स में ही होती है। क्रेब्स साइकिल में यूज होने वाला एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यह एंजाइम मैट्रिक्स में न पाया जाकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में पाया जाता है। देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्मॉल होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर मॉलिक्यूल है। इसका एक स्ट्रैंड हैवी यानी भारी स्ट्रैंड होगा और दूसरा लाइट स्ट्रैंड होगा। मोस्टली जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अटैच पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल सूचनाएं स्टोर होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन हो सकता है। यह डीएनए जो केंद्रकीय डीएनए है यानी न्यूक्लियर डीएनए है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ अ रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान रहता है। एपोप्टोसिस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यह एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी सेल 2 टाइप से सेल की डेथ हो सकती है बॉडी में। एक तो जो सेल को सर्वाइवल फैक्टर नहीं मिले तब डेथ होगी, यानी सेल को सर्वाइव करने के लिए सेल को सर्वाइवल फैक्टर की आवश्यकता होती है। सर्वाइवल फैक्टर जब मिलना बंद हो जाते हैं तो सेल एक प्रोसेस के थ्रू सेल की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। एक दूसरा तरीका और है सेल डेथ का
कि सेल को डेथ सिग्नल मिल जाए। किसी सेल को अगर हमारे बॉडी में मारना ही हो तो सेल को डेथ सिग्नल भेजा जाता है, जिससे सेल एक प्रोसेस के थ्रू सेल की डेथ हो जाएगी। इसी जो घटना यही जो घटना है इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम है एपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेकंड फंक्शन है वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल या भूमिका एस्ट्रोजन जो कि एक हार्मोन है फीमेल के अंदर सिक्रीट होता है, फीमेल ओवरी से यानी फीमेल के अंडा से सिक्रीट होता है। इस हार्मोन के संश्लेषण में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है। और दूसरा जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द मेल टेस्टिस। इस हार्मोन के संश्लेषण में भी माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म में भी यूज आते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी यानी कोलेस्ट्रॉल के उपापचय में भी इनका योगदान है, और हिम सिंथेसिस में भी इनका रोल है। व्हाट इज हिम? हिम हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन में दो यूनिट्स होती हैं, हिम एंड ग्लोबिन। तो जो हिम वाला पार्ट है उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया यूज आता है। माइटोकॉन्ड्रिया कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी उपापचयी क्रियाओं का स्थल है। तो हम देख लेते हैं कि किन किन उपापचयी क्रियाओं का स्थल है। फर्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में तीन रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है एपिनेफ्रिन का ऑक्सीडेशन, आउटर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो कि किडनी से निकलता है। डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफान भी आउटर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफान यानी ट्रिप्टोफान का जो अपघटन है वो आउटर मेम्ब्रेन पर होता है। ट्रिप्टोफान इज अ अमीनो एसिड, एक अमीनो अम्ल है। और वसीय अम्लों का दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली से रिलेटेड है। यानी ये वाली उपापचयी क्रिया भी आउटर मेम्ब्रेन पर होती है। नेक्स्ट, जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन का यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के जो 4 स्टेप है। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड क्रेब्स साइकिल, और जो चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, और ये जो घटना है ये इनर मेम्ब्रेन पे होती है। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि इनर मेम्ब्रेन पे इनसे रिलेटेड प्रोटीन्स और फैक्टर्स, कैरियर्स या साइटोक्रोम्स लगे हुए थे। नाउ हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर कई 3-4 उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे क्रेब्स साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन है। बीटा ऑक्सीडेशन यानी बीटा ऑक्सीकरण यह वसीय अम्लों से संबंधित होता है, यानी वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण ही बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसके अलावा जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल हमेशा लीवर सेल में होती है, यानी यूरिया का निर्माण। यूरिया के निर्माण के दौरान जो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया है यूरिया साइकिल में, ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये भी मैट्रिक्स में होती हैं। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन में भी मैट्रिक्स का योगदान है। तो ये सब था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। So thank you very much. See you in next lecture.